नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी BA संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपका टॉपिक संज्ञा प्रकरण जरूर होगा और उसमें उच्चारण स्थान जरूर होगा। उच्चारण स्थान अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान, यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो एक एग्ज़ाम छोटा हो चाहे वह एग्ज़ाम बड़ा हो। इस सूत्र का नाम है तुल्यास प्रयत्नः सवर्णम अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान। मेरे मित्रों, अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं बिहार में, उनका सिलेबस 2023 के बाद नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद पूरी तरह से बदल गया था। बदलाव के साथ सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। जितने भी यूनिवर्सिटी बिहार में हैं उनके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। BA संस्कृत ऑनर्स जिन जिन कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में होता है वहाँ जरूर यह टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं उच्चारण स्थान को, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम को। मैंने बोला था आपको कि मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा अपने YouTube चैनल पर। देखिए यह वीडियो उच्चारण स्थान का है। आज हम बात करेंगे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्णों के उच्चारण स्थान अर्थात आगे देखते हैं। सबसे पहले सूत्र का बात कर लेते हैं, सूत्र क्या कहता है, फिर हम डिटेल में जाएंगे। हमें हर एक वर्ड के बारे में जानना है और हर एक वर्ड के बारे में हम जान करके फिर इसके परिभाषा को बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा तुल्य अर्थात तुलना, परंतु व्याकरण में तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थान जैसे कंठ हो गया, तालु, मुख, नासिका आदि स्थान से जो वर्णों के उच्चारण होते हैं, बोले जाते हैं, उसे हम तुल्य कहते हैं। पर आप इसे सामान्य भाषा में तुलना भी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का तुलना करना हो तो उसे हम तुल्य कहते हैं। आस्य अर्थात मुख में होने वाला स्थान, अर्थात किसी भी जगह पाया जाने वाला जो स्थान होता है उसे हम आस्य कहते हैं। जैसे मुख में, जैसे तालु हो गया, कंठ हो गया, नासिका हो गया, इस प्रकार से मुख का ही सब भाग है, जीवा हो गया, तो उसे हम आस्य कहेंगे। यहाँ पर तुल्यास्य संधि हुआ है, तुल्य और आस्य का संधि हुआ, इसी कारण मैंने तोड़ करके इसे रखा है। अब यहाँ पर प्रयत्न अर्थात कोशिश, प्रयत्न अर्थात कोशिश, जो पहला यत्न, यत्न मतलब ही कोशिश होता है और प्रयत्न मतलब भी कोशिश होता है। जो पहला प्रयत्न अर्थात उत्कृष्ट यत्न हो उसे हम प्रयत्न कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। अब सवर्ण क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया था सवर्ण के बारे में। 9वां जो सूत्र था मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, उसमें मैंने बतलाया था सामान्य वर्ण, सामान्य जाति, सामान्य वर्ण वाले स्थान, सामान्य प्रयत्न वाले वर्ण, वर्णों की आपस में स्थान और यतन से तुल्यता अर्थात तुलना होता, उसे हम क्या बोलेंगे? सवर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का विवाह होता है उसे हम सामान्य वर्ण कहेंगे, सामान्य वर्ग कहेंगे। किसी वर्ण का उच्चारण कंठ से हो रहा है तो और दूसरे वर्ण का भी उच्चारण कंठ से हो रहा है तो उसे हम सामान्य स्थान कहेंगे। सामान्य जाति अर्थात ब्राह्मण एक ही कोटि का, ऐसे समझ लीजिए। आगे और इसे हम समझेंगे, आइए देखते हैं। तो हम अब देखते हैं परिभाषा को। परिभाषा क्या कहता है? इसमें हमको बस दो ही चीज़ पकड़ के चल रहा है, एक तो स्थान और दूसरा अभ्यारंत प्रयत्न। हमारा सूत्र का नाम है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तालु आदि स्थान तथा अभ्यारतन प्रयत्न, ये दोनों जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह वर्ण जाल अर्थात अक्षर समुदाय परस्पर संज्ञा सवर्ण
संज्ञक होता है। क्या होता है? सवर्ण संज्ञक होता है। एक ही कोटि का होता है, एक ही जाति का होता है, एक ही जैसा होता है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला जो हमारा वर्ड है एक स्थान है और दूसरा पर्यटन है। हम इसी पर अब आगे बात करेंगे। यहाँ पर यह परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्थान और पर्यटन। अब स्थान से हम उच्चारण स्थान को देख लेंगे। तो स्थान के बारे में पहले जान लेते हैं। स्थान कहते किसे हैं? वर्णों के उच्चारण स्थान को हम स्थान कहते हैं। वर्णों के बोले जाने वाले स्थान को हम स्थान कहते हैं। वर्णों को जहाँ से बोला जाता है उसे हम उस जगह को हम स्थान कहते हैं संस्कृत में। अब पर्यटन क्या है? वर्णों की उत्पत्ति अर्थात उत्पन्न होने के समय, वर्णों की उत्पत्ति के पहले या बाद में जो यत्न किया गया हो उसे हम पर्यटन कहते हैं। जैसे आपका जन्म हुआ, उससे पहले ही आपका नाम रखा गया और आपके जन्म के बाद अगर नाम रखाया तो उसे यत्न कहा जाएगा, आपके नाम को रखने का यत्न। उसी प्रकार से वर्ण, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हैं, उनका एक प्रकार का पर्यटन किया जाता है, कुछ अलग अलग नाम रखने का। तो आइए हम आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम समझने का कोशिश करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, वर्णों के उच्चारण कौन कौन से स्थान से होते हैं। कहाँ कहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम जानने का कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा है कंठ, दूसरा दंत, उसे हम दांत भी कहते हैं, तीसरा नासिका अर्थात नाक, चौथा जीवा अर्थात जीभ और पांचवा ओष्ठ अर्थात ओठ। अब यहाँ पर आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप इसे पहचानते हैं, जानते हैं, एकदम भली बात ही इसे आप जानते हैं। अब जो दो और भी हैं जैसे तालु हो गया और मूर्धा, इससे आप नहीं जानते होंगे क्योंकि यह छुपा हुआ है, कोई भी इसे बतलाना नहीं चाहता है क्योंकि कठिन है। आप अपने जीभ का उपयोग करके इसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा है तालु। तालु कहते किसे हैं? तालु भी एक स्थान है, वहाँ से भी वर्ण का उच्चारण होता है। ऊपर वाले दांत के पीछे ऊपरी जो मांस भाग है, जो खुरदरा सा लगता है, उसे तालु कहते हैं। अपने जीभ को ऊपर ले जा करके रगड़िएगा हल्का हल्का तो कुछ खुरदरा सा महसूस होगा ना, तो उंगली से रगड़ करके अपने ऊपर वाले दांत के पीछे तो उसे रगड़िएगा तो कुछ खुरदरा सा महसूस होगा, उसे ही हम तालु कहते हैं। वहाँ से भी कुछ वर्ण का उच्चारण होता है, हम उसे जानेंगे। अब दूसरा जो है मूर्धा। मूर्धा को संस्कृत में सिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर भी कहा जाता है। मूर्धा कहते किसे? कैसे हम पहचाने मूर्धा को? अब पिक्चर में भी देख करके पहचान सकते हैं, तालु को भी पहचान सकते हैं आप। जीभ को पीछे ले जाकर सिर के मध्य भाग के ठीक नीचे मुख भाग में जो कोमल भाग है उससे हम मूर्धा कहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मुख में जो कोमल सा भाग है नीचे और ऊपर, उसी को हम मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। आप तालु के पीछे अगर अपने जीभ को ले जाइएगा तो कुछ कोमल सा भाग प्रतीत होगा, उसे हम मूर्धा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि तुल्यास पर्यतनम सवर्णम में हम वर्णों के उच्चारण स्थान को क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर पाएंगे? कभी कभी आपने कभी तो सोचा होगा कि इतने सारे वर्ण हैं, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, 13 स्वर वर्ण है, 33 व्यंजन वर्ण है। अब इसे हम कैसे याद करें 50 वर्णों के उच्चारण स्थान को इजी वे में? तो आइए हम देखते हैं। केवल 11 शब्द या सूत्रों के नाम, 11 सूत्रों के नाम में पूरा खत्म तथा याद हो जाएगा, यह मेरा 100% का गारंटी है। बस 11 शब्दों को आप रट लीजिए, 11 सूत्रों के नाम को रट लीजिए और यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, आप उसे रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से शब्द हैं। पहला जो हमारा सूत्र है, हमारा पहला शब्द है अकु विसर्जनीया नाम कंठ। बस इसे रटना है, इसे आपको बस रटना है। बस इसे मैं समझा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ईचू यसा नाम तालु, दूसरा ईचू यसा नाम तालु, तीसरा
ऋतुलसानां मूर्ध, चौथा ऋतुलसानां दन्तः, उप पद्मानियानामोष्ठौ, पांचवा और छठा यमंगणानाम नासिका च, सातवां एदैतो कंठ तालु, आठवां ओदैतो कंठ ओष्ठम, नौवां बकारस्य दंत ओष्ठम, दसवां जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, 11वां जो आखिरी है वह है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य इति स्थाने समाप्त। अब यहाँ पर बस आप 11 शब्दों को रट लीजिए, काम हो जाएगा। आप इसे तोड़ तोड़ कर भी पढ़ सकते हैं। अब इन्हीं में छुपा हुआ है उच्चारण किन किन वर्णों का होता है। मैं बतला देता हूँ हर एक सूत्र को, बस आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, बस रटना है। बस मेरा एक बात मान लीजिए, आप इन 11 शब्दों को रट लीजिए, आपको 50 के 50 वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, किस जगह से बोला जाता है, एकदम कंठस्थ हो जाएगा एकदम। अब इसे हम समझ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। अकु विसर्जनीया नाम कंठ। अब यहाँ पर अ जो है इस सूत्र का, इस शब्द का जो पहला अक्षर अ है, अ से अ और आ दोनों का बोध होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर छुपा हुआ है कि आ का कहाँ से उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है। अकु विसर्जनीया नाम कंठ। कु अर्थात कवर्ग, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा 5 वर्ण आते हैं, पांचों वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से। कु अर्थात कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। कहाँ से होता है, कंठ से। ह तीसरा जो है ह अर्थात ह, इसका भी उच्चारण कंठ से ही होता है। विसर्जनीय, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, अह कह खह आदि जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो देख लिए ना आप, जहाँ मैंने सूत्र से बाहर जाकर के कुछ नहीं बतलाया, जो सूत्र में है वही वर्ण का उच्चारण होगा कंठ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईचू यसा नाम तालु। तालु अर्थात आप तो समझ ही लिए होंगे, जो खुरदरा सा भाग होता है मुख में, उसे हम जीभ से भी पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला वर्ण है ई अर्थात हरस्व ई और दीर्घ ई, हरस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण किससे होता है, तो तालु से होता है। हमेशा याद रखिएगा, सूत्र में छुपा हुआ है। चू अर्थात चवर्ग, च छ ज झ ई या, चू अर्थात चवर्ग, इसका भी उच्चारण तालु से होता है। अब यहाँ पर तीसरा जो वर्ण है यह अर्थात या का भी उच्चारण तालु से होता है। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको सामने नहीं परोसा जाएगा। ईचू या सा नाम तालु अर्थात या का उच्चारण तालु से होता है। आपके सूत्र में ही आपको मिल जाएगा किन किन वर्णों का कहाँ से उच्चारण होता है। स अर्थात तालव्य स, कौन सा स, तालव्य स या पहला स, इसका भी उच्चारण तालु से होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ऋतु रसानाम मूर्ध, ऋतु रसानाम मूर्ध, जो री होता है हरस्व री दीर्घ री, उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। टू होता है अर्थात टवर्ग, टवर्ग टठा डढ़ना, टठा डढ़ना, इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है। र अर्थात र, इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है। और मूर्धन्य स, कौन सा सा, मूर्धन्य स, दूसरा नंबर वाला सा का उच्चारण कहाँ से होता है, मुख से होता है। मूर्धन्य अर्थात मुख, मूर्धन्य अर्थात मुख से होता है। हम और आगे बढ़ते हैं। ऋतु लसानाम दंत, यहाँ पर जो लिरी है उसका उच्चारण दांत से होता है। कहाँ से होता है, दांत से होता है। त नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, तू यहाँ पर छूट गया, तो तू अर्थात तवर्ग, त थ द न, इसका भी उच्चारण दांत से होता है। ल अर्थात ल का भी उच्चारण दांत से होता है। स अर्थात दंत स, दंत स का उच्चारण कहाँ से होता है, तो दांत से होता है। यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा सूत्र में। लिरी लिखा हुआ है तो लिरी का उच्चारण दांत से होता है। तू अर्थात तवर्ग तथा ददना, इसका भी उच्चारण दांती से होता है। ल अर्थात इसका भी उच्चारण दांती से होता है। दंत स लिखा हुआ है तो दंत सा का भी उच्चारण दांती से होता है। कुछ ऐसा नहीं रहेगा आपके सामने परोसा जो नहीं रहे उच्चारण स्थान में। मैं बस बोल रहा हूँ, आप रट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, उपु
उपपद्मान्यानामोष्ठ। अब यहाँ पर संधि हुआ, थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई हो रहा है, इसको तोड़ेंगे तो और अच्छा से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो ऊ है, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, इसका उच्चारण ओठ से होता है। कहाँ से होता है? ओठ से होता है, ओष्ठ से होता है। पू अर्थात पवर्ग, प फ ब भ म, इसका भी उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओठ से होता है। उपाद्मनीय विसर्ग अर्थात प में जो विसर्ग होता है, प में जो विसर्ग होता है या फ में जो विसर्ग होता है, उसे उपाद्मनीय विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाद्मनीय विसर्ग कहते हैं। उसका भी उच्चारण ओठ से होता है। आपके प्रश्न में लिखा रहेगा, कुछ नया नहीं रहेगा। अब यमंगणानाम नासिका च, वर्गों के पंचम स्थान, हर एक वर्ग के पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण, हर एक वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात यामा, अंगणा और ना, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो नाक से होता है। और अनुस्वार का भी उच्चारण नाक ही से होता है। अंगा, उसके बाद फिर अन, खन, इनका भी उच्चारण कहाँ से होता है? तो नाक से होता है। वर्गों के पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण या, मा, अंगणा, न, इनका उच्चारण नाक से होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब नाक से अनुस्वार का भी उच्चारण होता है, उसको भी देख लेते हैं। नाक से पंचम वर्ण का भी उच्चारण होता है और अनुस्वार का भी उच्चारण होता है। ये 7वां सूत्र है। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य अर्थात अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात अंग, अंग, कन, खन, गन, यंग, मतलब जिसके ऊपर इस प्रकार का जो चिन्ह लगा रहेगा अनुस्वार का, उसका उच्चारण नाक से होगा। अन, खन, गन, इस प्रकार से लग रहा है ना कि नाक से हो रहा है उच्चारण। आगे और बढ़ते। जीवा मूल्यस्य, जीवा मूलम अर्थात जीव के मूल भाग से आधा विसर्ग क और ख का उच्चारण होता है। आधा विसर्ग का पहचान इस प्रकार से होगा, चांद प्रकार का बना रहेगा, चंद्रमा प्रकार का। आधा विसर्ग इसे हम बोलते हैं। पूरा विसर्ग यहाँ पर लाल बिंदु में मैंने दिखला दिया है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आधा विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो जीव के मूल्य भाग से होता है, जीव से होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण 2 जगह से होता है। मिश्रित, इनको मिश्रित भी बोल सकते हैं। ए और ए, ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। कंठ और तालु, कंठ यहाँ पर और तालु मैंने बतला दिया। ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ और तालु से होता है। इसे आप याद रखिएगा, यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ए दैतो कंठ तालु, इस सूत्र का नाम ही है ए दैतो कंठ तालु। ए अर्थात ए और द अर्थात द और ए, यहाँ पर संधि हुआ है तो ए का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ और तालु से होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ओ दैतो कंठ तालु होना चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। ओ दैतो कंठ, कंठ ओष्ठम, ओ दैतो कंठ ओष्ठम, ओ दैतो कंठ ओष्ठम, यहाँ पर सूत्र गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, समझने में आपको परेशानी होगा। ओ दैतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ और ओठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ और ओठ से होता है। आप ऊपर वाला ना देखिएगा, नीचे वाला देखिएगा जो लाल कलर से लिखा हुआ है। कंठ और ओठ से किसका उच्चारण होता है? ओ और औ का उच्चारण होता है। ओ और औ, ओ अर्थात ओ और दो अर्थात द और औ, तो ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओठ से होता है, कंठ और तालु से नहीं। कंठ और ओठ से किसका उच्चारण होता है? तो ओ और औ का उच्चारण होता है। थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, गलत लिखा हुआ है। बकारस्य दंत ओष्ठम, अंतिम है हमारा बकारस्य दंत ओष्ठम। व का उच्चारण केवल दांत और ओठ से होता है। बस बा का ही उच्चारण होता है किससे? दांत और ओठ से होता है। दांत और ओठ, ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो व, य, र, ल, व, ब नहीं, व, ये प फ ब वाला नहीं है, ये य, र, ल, ब उनका है वो वाला ब, तो उसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है। बस इसमें इतना ही है, बस इसे आप रट लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बस समझा दिया। अब यहाँ पर पर्यतन क्या होते हैं? तो पर्यतन का कुछ इस प्रकार से सोचिए। इसका 2 प्रकार होता है। वर्णों की उत्पत्ति के पहले या बाद जो यतन किया जाए उसे हम पर्यतन कहते हैं।
अब यहाँ पर अव्यारतन प्रयत्न एक होता है और दूसरा होता है हमारा बाह्य प्रयत्न होता है। अब इसमें भी आपने पढ़ के रखा होगा, कुछ ऐसा नया नहीं है। अब इस वीडियो में इतना ही। वर्णों के उच्चारण स्थान को आज के इस वीडियो में हम देखा है और संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र यहीं पर समाप्त होते हैं और हमारा यात्रा भी समाप्त होता है। धन्यवाद। और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आएगा और संज्ञा प्रकरण का भी वीडियो आएगा, तो उसे भी आप जरूर देखें। और मेरा ये चैनल है, मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः।